Life consists of 2 days, one for you and one against you. So when it's for you, don't be proud or reckless. And when it's against you, be patient. For both days are test for you. दिन अच्छे हो तो अपने ऊपर घमंड मत करिए, और दिन खराब चल रहे हो तो बेसब्री मत इख्तियार कीजिए। दोनों ही आपका एक तरीके से टेस्ट है। आज बात करने वाली हूँ मैं जॉन ड्राइडन के एक ऐसे पर, एन ऐसे ऑफ ड्रामेटिक पोइजी। आज लिटरेरी क्रिटिसिज्म पे बात होगी। तो सबसे पहले जॉन ड्राइडन का ये जो ऐसे ऑफ ड्रामेटिक पोइजी है, इसके बारे में थोड़ा सा जानने से पहले जॉन ड्राइडन के बारे में जान लेते हैं। जॉन ड्राइडन को इंग्लिश क्रिटिसिज्म का फादर कहा जाता है। उनसे पहले हालांकि बेन जॉनसन और फिलिप सिडनी वगैरह ने भी क्रिटिसिज्म किया है, वो भी इंग्लिश के ही राइटर्स हैं, लेकिन उनको फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म नहीं बोला गया, इनको बोला गया। इनको क्यों बोला गया? क्योंकि इंग्लिश फील्ड में, इंग्लिश लैंग्वेज में सबसे पहले इन्होंने एक इस तरीके का क्रिटिसिज्म किया कि जो आपकी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, लिबरल क्रिटिसिज्म कहलाया, हिस्टोरिक क्रिटिसिज्म कहलाया और कंपैरेटिव क्रिटिसिज्म कहलाया। आप इन तीनों का मतलब क्या है जिनके बेसिस पे ये फादर ऑफ क्रिटिसिज्म कहलाए, इस पे हम डिस्कशन करते हैं। लिबरल क्रिटिसिज्म का मतलब है उन्होंने इस तरीके से किसी वर्क को एनालाइज किया, उन्होंने लोगों को लिबरल किया। लिबरल मीन्स फ्रीडम, ओके, मीन्स सबसे पहले वही ऐसे क्रिटिक गुजरे जिन्होंने लोगों को कहा, जिन्होंने राइटर्स को बोला कि आप जो रूल्स चले आ रहे हैं पहले के, उसको आप स्ट्रिक्ट मत रहिए उसके खिलाफ, मतलब उसको उसमें आप चिपके मत रहिए, बल्कि आप अपने विश से लिखिए, क्योंकि जब आप अपने विश से कुछ लिखेंगे तो आप नया चीज़ लिखेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से उन्होंने क्या दिया, लिबरल क्रिटिसिज्म का मतलब है उन्होंने लोगों को फ्रीडम दी एक तरीके से। ठीक है, तो सबसे पहले ये आइडिया वो लेके आए, वरना इससे पहले सब लोग वही लिख रहे थे जो कि पहले के राइटर्स लिख रहे थे। और इनसे पहले बेन जॉनसन और फिलिप सिडनी ने जो क्रिटिसिज्म दिया, उन्होंने वही चीज़ें मतलब बढ़ा के बोली जो इनसे पहले अरिस्टोटल एंड हॉरेस एंड इन सब वगैरह ने बोला। लेकिन मेनली जॉन ड्राइडन वाज द फर्स्ट हु गेव लिबरल क्रिटिसिज्म। बात करते हैं कि किस तरीके से उन्होंने हिस्टोरिक क्रिटिसिज्म पे बात करी, मतलब किस तरीके से उनको बोला जाएगा कि हिस्टोरिक क्रिटिसिज्म पहली बार वो लेके आए। तो उन्होंने ये बोला, लोगों को ये समझाया कि देखो कि अलग अलग जो एज होती है, अलग अलग टाइम पर लोग अलग अलग तरीके से लिखते हैं। ठीक है, नहीं जो आपका जो टेम्परामेंट है अलग अलग टाइम का, वो अलग अलग होगा, टेस्ट लोगों का चेंज होता है। अगर एरिस्टोटल भी नए ज़माने में पैदा हुए होते तो उन्होंने भी कुछ और लिखा होता, उनके भी रूल्स जो वो अभी तक उनके जो रूल्स हैं वो उनके रूल्स नहीं होते, कुछ और रूल्स वो देते। यानी कि जो टेम्परामेंट है वो चेंज होता रहता है एज टू एज। तो ये बताया उन्होंने, यानी कि हिस्टोरिक क्रिटिसिज्म के ऊपर बात करी कि जो आप हमेशा पिछला वर्क के बेसिस पे किसी चीज़ को एनालाइज मत करिए। ठीक है, ओके, एक अच्छा क्रिटिक वही होगा जो समझेगा इस बात को कि उस एज में क्या ज़रूरत थी और इस एज में क्या ज़रूरत है। तो इस तरीके से उन्होंने पहली बार इतना अच्छा व्यू सबके सामने प्रेजेंट किया, इस तरीके से हिस्टोरिक क्रिटिसिज्म पे बात करके। तो इस वजह से उनको और बोला जाता है फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म। थर्ड पॉइंट अगर देखा जाए तो उन्होंने सबसे पहला क्रिटिसिज्म उनका जो कहलाया वो कहलाया कंपैरेटिव क्रिटिसिज्म। मतलब कि उन्होंने कंपैरेटिवली बताया कि उन्होंने ये बोला कि मतलब कि फ्रेंच कोई जो ड्रामाज हैं और जो इंग्लिश के जो ड्रामाज हैं उनमें क्या डिफरेंस है, ओके। और बात की जाए एंशियंट्स की और जो मॉडर्न्स की, उनके बीच में क्या डिफरेंस है, उनके पास क्या चीज़ थी और हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या नहीं है जो उनके पास था। यानी एक तरीके से उन्होंने कंपैरेटिवली जज किया, ओके। जैसे कुछ लोगों का मानना यह था इनसे पहले कि जो पहले के जो राइटर्स हैं उनमें कुछ कमी ज़्यादा नहीं है और मतलब कि उनको हमेशा फॉलो किया जाना चाहिए। लेकिन जॉन ड्राइडन ने सबसे पहले बार ये समझाया कि नहीं, जो किसी वर्क को एनालाइज किया जाना चाहिए तो कंपैरिजन के बेसिस पे किया जाना चाहिए। और उन्होंने एक अच्छी बात ये बोली कि भाई हमारा जो वर्क है उसका जो मेन पर्पस होना चाहिए
वो टू डिलाइट होना चाहिए, यानी कि टू डिलाइट इज मोर इम्पॉर्टेंट. इट्स गुड दैट यू आर गिविंग सम इंस्ट्रक्शंस थ्रू द वर्क यू आर राइटिंग. जो भी वर्क आप लिख रहे हो उससे आप इंस्ट्रक्शन अगर दे रहे हो, कुछ सीख दे रहे हो, दैट्स गुड. लेकिन जो प्राइमरीली आपको फोकस करना चाहिए कि इट शुड बी इंटरेस्टिंग, और वर्क शुड बी इंटरेस्टिंग. तो उन्होंने इस चीज पे ज्यादा फोर्स दिया कि टू डिलाइट इज मोर इम्पॉर्टेंट रादर देन गिविंग इंस्ट्रक्शन थ्रू द वर्क. तो इस तरीके से हमने देखा कि 3 टाइप ऑफ क्रिटिसिज्म उन्होंने दिया. अगर आपको देखो क्वेश्चन आए कि हाउ कैन यू से दैट जॉन ड्राइडन इज फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म, तो आप कितना बढ़िया लिख सकते हो. मैंने आपको तीनों पॉइंट्स बहुत अच्छे से बता दिए. चलिए अब आगे बढ़ते हैं. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस कि व्हाई जॉन ड्राइडन रोट दिस एसे. तो इस एसे को लिखने का उनका जो उद्देश्य था वो ये था कि उस वक्त उनके टाइम में लोग जो है फ्रेंच ड्रामास को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे थे. उनके हिसाब से इंग्लिश ड्रामास में कमियां पाई जा रही थी, और इंग्लिश ड्रामास उनको इतना इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा था जितना कि फ्रेंच. ओके, साथ साथ अगर बात की जाए एंशियंट्स के बारे में, वो कुछ ज़्यादा ही शौक रखते थे कि वो कहते थे कि मॉडर्न्स काम अच्छे हैं और कौन ज़्यादा अच्छा है, एंशियंट्स. यानी कि अगर आप होमर और अरिस्टोटल की बात करें तो उनके वर्क में एक स्पेशलिटी पाई जाती थी, जबकि मॉडर्न्स के वर्क में ऐसा कुछ नहीं पाया जाता है. तो इस वजह से जॉन ड्राइडन को ज़रूरत महसूस हुई और उन्होंने ये ऐसे लिखा, अपना क्रिटिक वर्क जो है सबके सामने किया. तो एग्जैक्ट वर्ड जो आपको एग्जामिनेशन हॉल में लिखना है वो ये लिखना है, द एम इज टू विंडिकेट द ऑनर ऑफ इंग्लिश राइटर्स from the censure of those who unjustly preferred French over English. Vindicate का मतलब होता है to prove something true, यानी कि वो ये सच साबित करना चाहते थे लोगों के सामने, उनको ऑनर को बचाना चाहते थे जो कि बहुत ज़्यादा कमेंट्स कर रहे थे. सेंसर मतलब होता है कमेंट करना, ठीक है. उन लोगों से बचाना चाह रहे थे अपने इंग्लिश राइटर्स को जो कि कहते थे कि फ्रेंच राइटर ज़्यादा अच्छे हैं, फ्रेंच ड्रामाज ज़्यादा अच्छे हैं, इंग्लिश ड्रामाज अच्छे नहीं हैं. तो इस वजह से वो उन्होंने ये लिखा. सेकेंड एम अगर हम बात करें कि एक और एम उनका था, वो ये था कि 1663 में एक एक फ्रेंच मैन था जो कि इंग्लैंड आया था, सैमुअल सॉर्वियर. उसने जो है जब वो लौटा वापस इंग्लैंड से फ्रांस, तो उसने एक वॉयज लिखा, ठीक है. ओके, अपना ट्रैवल लॉग जो यहाँ से वो देख के गया वो लिखा. उसने उसमें कुछ अनफेवरेबल रिमार्क्स लिखे इंग्लिश राइटर्स के लिए. तो ये जो है उनको बहुत ही बहुत हर्ट हुए जॉन ड्राइडन कि कैसे कोई हमारे इंग्लिश राइटर्स को इस तरीके से बोल सकता है, ठीक है. तो इस वजह से भी उनको ये ज़रूरत महसूस हुई कि नहीं, मेरे को दोनों चीज़ों को जवाब देना है. तो इस वजह से उन्होंने ये ऐसे लिखा. अब हम बात करते हैं कि ये नाम से तो ये ऐसे है, लेकिन ये है क्या, ये ऐसे डायलॉग की फॉर्म में लिखा गया है, ठीक है. और इसको डेडिकेट किया है रीडर्स को. देखिए, कोई भी लिटरेरी क्रिटिक वर्क लिखा गया है तो जनरली लोगों ने उसको किसी को डेडिकेट किया है, या तो उस ज़माने का जो बहुत ज़्यादा सिविलाइज्ड मैन, ऑनर्ड मैन होता था, लोग उसको डेडिकेट कर देते थे, ठीक है. लेकिन जॉन ड्राइडन ने क्या किया, रीडर्स के लिए लिखा है, मतलब रीडर्स को डेडिकेट किया अपना वर्क कि रीडर्स आप पढ़िए इस वर्क को और आप खुद नतीजे पे पहुंचिए हमारे इस डिस्कशन से. इसी वजह से, क्योंकि उन्होंने रीडर्स को डेडिकेट किया है, तो रीडर्स को डेडिकेट करने की वजह से ही उन्होंने ये जो ऐसे डायलॉग्स फॉर्म में लिखा है. क्योंकि रीडर्स जब सुनेंगे इसकी बात और उसकी बात, तब तो उनको समझ में आएगा कि किस नतीजे पे पहुंचना है. इस वजह से उन्होंने इस ऐसे को एक डायलॉग्स के फॉर्म में लिखा है. अच्छा, अब डायलॉग्स के फॉर्म में लिखा होगा तो कुछ कैरेक्टर्स होंगे जनरली, और लोगों ने जो बात की है अपने क्रिटिसिज्म के वर्क पर वो उन्होंने कुछ पॉइंट्स दे दिए. लेकिन जॉन ड्राइडन का क्या था, जॉन ड्राइडन ने अपने लिटरेरी क्रिटिसिज्म को ये बताने के लिए कि किस तरीके से लिखा जाना चाहिए, इसको डायलॉग की फॉर्म में दिया है. तो जब डायलॉग की फॉर्म में दिया है तो इसलिए उसमें क्या है, मेन कुछ कैरेक्टर्स हैं जो कि 4 मेन कैरेक्टर्स हैं. और 4 कैरेक्टर इन्होंने इसलिए लिए क्योंकि ये मेन 4 आइडियाज़ को प्रूव करना चाहते थे, ठीक है. देयर आर 4 मेन कैरेक्टर्स, ठीक है. तो पहले हम बात करेंगे कि वो आइडियाज़ 4 कौन से हैं जिनके बेसिस पे ये इन्होंने पूरा ऐसे लिखा और उनको ज़रूरत महसूस हुई, ठीक है, लिखने की. तो सबसे पहले उन्होंने जो डिस्कशन किया, मॉडर्न्स ओवर एंशियंट्स. ओके, और इन्हीं कैरेक्टर्स के जरिए, यानी कि एक कैरेक्टर को ये एक एक चीज़ पकड़ाएंगे और प्रूफ करवाएंगे, ठीक है. ओके, तो मॉडर्न्स ओवर एंशियंट्स, ये पहला चीज़ है कि इन्होंने ये बताया कि किस तरीके से मॉडर्न जो है हमारे एंशियंट्स पर भारी है. ओके,
उसके बाद उन्होंने बताया कि जो रेस्टोरेशन ड्रामेटिस्ट हैं, ओके, वो जो है बेटर हैं किससे, एलिजाबेथन ड्रामेटिस्ट से। गॉट इट, ये एक मेन पॉइंट है। तीसरा उन्होंने ये बताया कि इंग्लिश ड्रामा जो है वो बेटर है फ्रेंच ड्रामा से। चौथी बात उन्होंने ये बताई कि राइम यूज किया जाना चाहिए ट्रेजेडी के लिए, ना कि ब्लैंक वर्ड्स। ये तो हेडिंग्स हो गई, मतलब ये वो इंट्रोडक्शन हो गया कि इस ऐसे में है क्या। अब हम लोग बात करेंगे कि चार कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं जो इन चारों आइडियाज को रिप्रेजेंट करने वाले हैं डायलॉग्स के जरिए। तो सबसे पहला जो कैरेक्टर है वो है क्राइट्स, ठीक है, क्राइट्स। तो क्राइट्स जो है ये कैरेक्टर, ये जो आपका तरीके से डायलॉग के फॉर्म में लिखा गया तो उसमें क्राइट्स है, लेकिन ये किसको रिप्रेजेंट करता है, किस इंसान को, कौन है इसमें क्राइट्स का रोल कौन निभा रहा है, तो है रॉबर्ट हॉवर्ड। गॉट इट, रॉबर्ट हॉवर्ड जो कि ब्रदर इन लॉ थे इन्हीं के, ठीक है, ओके, जॉन ब्राइडन के, ओके। अच्छा, क्राइट्स जो है रॉबर्ट हॉवर्ड तो है, ये तो पता चल गया। अब इन्होंने किस पे बात करी है, इन्होंने एंशियंट्स को सपोर्ट किया है, इन्होंने एंशियंट्स की खूब लंबी चौड़ी तारीफें करी हैं। गॉट इट, ओके। नेक्स्ट कैरेक्टर पे बात करते हैं, यूजीनियस, ठीक है। यूजीनियस जो है, यूजीनियस रोल निभा रहा है चार्ल्स सैकविले का, ठीक है, ओके, चार्ल्स सैकविले। ये सब क्यों नो आपको पता होना चाहिए, नेट पे भी क्वेश्चंस आते हैं और आपको सब्जेक्टिव आंसर लिखना हो तब भी आपको वहाँ पे सबसे पहले बताना पड़ेगा कौन कौन से कैरेक्टर्स इन्होंने लिए थे मेन, ठीक है। तो यूजीनियस जो है वो चार्ल्स सैकविले का रोल है, और चार्ल्स सैकविले यहाँ पे बताया गया है कुछ जगह पे लॉर्ड बकबर्स्ट, ठीक है। तो लॉर्ड बकबर्स्ट भी आप नोट कर लेना, ठीक है, दोनों ही यूजीनियस का रोल प्ले कर रहे हैं, ठीक है, ओके। तो ये क्या चीज़ प्रूव करेंगे, ये मॉडर्न्स को सपोर्ट करेंगे, ठीक है, ये मॉडर्न्स की अच्छाइयाँ बताएंगे। क्राइट्स पहले आपको एंशियंट्स की बुराई बताएगा, तो यूजीनियस उसको काट के मॉडर्न्स की अच्छाई पेश करेगा, ठीक है। उसके बाद है लिसीडियस। तो लिसीडियस रोल निभा रहा है, लिसीडियस का रोल प्ले करे चार्ल्स सेडले, ओके, चार्ल्स सेडले। और इन्होंने जो बात करी है वो बात करी है फ्रेंच राइटर्स की सुपीरियरिटी पर, ओके। उन्होंने ये बताया कि फ्रेंच राइटर्स किस तरीके से सुपीरियर है और इंग्लिश राइटर्स उनके आगे फीके हैं, कुछ भी नहीं है, ठीक है। लेकिन फाइनली नियांडर, ओके, नियांडर का मतलब होता है न्यू मैन। अब आप खुद ही बताओ, न्यू मैन जब मतलब होगा तो वो किस चीज़ पर डिस्कस करेगा, ऑब्वियसली वो मॉडर्न चीज़ पर डिस्कस करेगा, और इंग्लिश ड्रामा को उन्होंने सपोर्ट किया। नियांडर खुद ही कौन है, ड्राइडन, ठीक है, न्यू मैन। तो नियांडर खुद ड्राइडन है और जिन्होंने क्या किया है, फाइनली इंग्लिश ड्रामा को सपोर्ट किया। आपको पता ही है, मैंने पहले ही बता दिया कि इंग्लिश ड्रामा को ही ऑनर देने के लिए इन्होंने ये पूरा ऐसे लिखा है। तो ये चार रोल्स हो गए कौन कौन से हैं, और चार मेन आइडियाज हो गए। अब हम बात करेंगे कि क्राइट्स ने किस तरीके से प्रूव किया है कि एंशियंट्स बेटर है। ये आप बहुत ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट उन्होंने ये बताया कि जो एंशियंट्स हैं वो क्या है, अच्छे हैं। क्यों अच्छे हैं, क्योंकि ना मॉडर्न्स उनको इमिटेट करते हैं। यानी क्राइट्स क्या बताने जा रहा है, एंशियंट्स को बोल रहा है कि क्राइट्स कह रहा है कि एंशियंट्स आर गुड, एंशियंट्स बहुत अच्छे हैं। क्यों अच्छे हैं, क्योंकि मॉडर्न्स इमिटेट करते हैं उनको। और आप खुद ही सोचो, अगर कोई किसी को इमिटेट कर रहा है इसका मतलब वो बंदा अच्छा है, तभी तो हम उसको इमिटेट कर रहे हैं। तो ये मतलब था कहने का उसका कि क्योंकि हमारे जो मॉडर्न्स हैं वो एंशियंट्स को इमिटेट कर रहे हैं, इसका मतलब कि वो अभी तक रिलाई करते हैं, उन पर भरोसा करते हैं कि उनका वर्क बहुत अच्छा था। इस वजह से वो साबित करता है अपनी बात को कि एंशियंट्स काफ़ी अच्छे हैं, ओके। अभी तक वो रिलाई करते हैं पहले के राइटर्स पर अपने वर्क को अच्छा बनाने के लिए। सेकंड चीज़ वो बताते हैं, वो कहते हैं कि जो हमारे जो एंशियंट्स हैं ना, दे आर फेथफुल इमिटेटर ऑफ नेचर। आपके जो लोग हैं वो नेचर को क्या इमिटेट कर पाएंगे जो कि हमारे एंशियंट्स करा करते थे, बहुत ही अच्छे से एग्जैक्टली वो नेचर को इमिटेट करते थे। गॉट इट, ओके। तीसरी चीज़ उन्होंने ये बताई कि जो हमारे एंशियंट्स हैं वो यूनिटीज़ को फॉलो करते हैं। अब ये यूनिटीज़ क्या होता है, तीन तरीके की यूनिटीज़ होती है, यूनिटी ऑफ टाइम, प्लेस, ओके, एंड एक्शन। यूनिटी ऑफ प्लेस का और यूनिटी ऑफ एक्शन टाइम का क्या मतलब है समझ लीजिएगा, क्योंकि पूरे ऐसे में बार बार ये यूनिटीज़ का यूज़ इन्होंने किया है। यूनिटी ऑफ टाइम का मतलब ये होता है कि आप अपने प्ले में जो आपकी स्टोरी है, जो आपका प्लॉट है, प्लॉट मीन्स होता है स्टोरी, जो स्टोरी आपकी जितने घंटे की है उतने ही घंटे में आपको स्टेज पे शो करना चाहिए। यानी कि अपना ऐसा ड्रामा लिखो कि उतने ही घंटे में वो स्टेज पे शो भी किया जा सके। 3 घंटे का है तो 3 घंटे का ही उसमें चीज़ें दिखाओ जो पॉसिबल हो सकती हैं, ठीक है, ओके। ये नहीं कि पहले आप दिखा दिया एक सीन में कि कोई छोटा है, फिर वो बड़ा हुआ, फिर वो बूढ़ा हो गया, तो इस तरीके से पॉसिबल नहीं है। ये होता है यूनिटी ऑफ
टाइम। उसके बाद बात करते हैं यूनिटी ऑफ प्लेस की। तो यूनिटी ऑफ प्लेस का मतलब उन्होंने ये बताया एरिस्टोटल के हिसाब से, एंशियंट्स की बात कर रही हो, ये जॉन रॉडर ने नहीं दिया है, ठीक है। यूनिटी ऑफ प्लेस का मतलब ये होता है कि आपको अपने प्ले में एक ही कुछ जगह, पास पास की ही जगह दिखानी चाहिए, एक जगह इतनी दूर नहीं दिखा देनी चाहिए दूसरी जगह से कि इंसान सोचने पे मजबूर हो जाए कि ऐसा कैसे हो गया, कि अभी तो हम लोग इंग्लैंड में थे, अब हम लोग आ गए कहीं और, ठीक है। तो इस तरीके से आपको एक ही जगह दिखानी चाहिए थ्रू आउट द प्लेस। सिमिलरली यूनिटी ऑफ एक्शन जो है, इसका मतलब ये है कि कहानी में खाली एक ही स्टोरी होनी चाहिए, यानी कि आप एक सिंगल एक्शन के अराउंड ही कहानी होनी चाहिए, यानी कि आप कई सारी कहानियां एक कहानी में डाले दे रहे हो, ठीक है। तो ये होता है यूनिटी ऑफ एक्शन। तो उसने बताया, क्राइट्स ने बोला कि हमारे जो एंशियंट्स थे ना, तीनों यूनिटीज को फॉलो करते थे, इस वजह से वो बेहतर थे। तो उसने 3 पॉइंट्स मेन दिए क्राइट्स ने अपनी बात को प्रूव करने के लिए कि एंशियंट्स किस तरीके से बेटर है। अब हम बात करेंगे यूजीनियस पर, ठीक है। तो यूजीनियस ने जो है मॉडर्न्स का फेवर किया, ठीक है। तो किस तरीके से मॉडर्न्स का फेवर किया है वो हम पढ़ेंगे। इसने जो है कुछ पॉइंट्स दिए हैं। तो नंबर 1 पॉइंट ये है कि यस ओके, वो इस बात को वो एक्सेप्ट करता है पहले कि ठीक है, मैं मानता हूँ कि जो है हमारे जो मॉडर्न्स हैं वो कॉपी करते हैं, इमिटेट करते हैं एंशियंट्स को, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो केवल इमिटेट कर देते हैं। उन्होंने जो है इमिटेट करके उस आर्ट को, राइटिंग की आर्ट को और एक्सेल किया है और बढ़िया बना दिया है, गॉट इट। और जो है इस अपनी बात को आगे कंटिन्यू करते हुए कहता है कि अब मैं तुमको बताता हूँ, तुम बड़ी तारीफ कर रहे हो, तो अब मेरे से ये सुनो कि उनके डीमेरिट्स क्या हैं, यानी कि एंशियंट्स की, वो मॉडर्न्स की अच्छाई ना करके क्या करने लगता है, अब वो कहता है कि अब मेरे से तुम मेरिट सुनो, डीमेरिट सुनो, यानी कि क्या क्या बुराइयां हैं तुम्हारे एंशियंट्स के अंदर। तो सबसे पहला वो कहता है कि तुम्हारे जो एंशियंट्स के प्लेज है ना, वो ट्रांसपेरेंट है। ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या होता है, जिसके आर पार आप देख सको। मतलब प्लेज ऐसे होते थे कि इंसान को पहले से मालूम होता था कि कहानी क्या है। ऐसा क्यों, कैसे पहले से मालूम हो जाता था? क्योंकि अपनी कहानी में वो लोग जो मिथ्स वगैरह जो यूज करते थे, एक ही घिसा पिटा जो पिछले ट्रोजन वॉर्स एंड ऑल, यही सब का यूज ज्यादा वो करते थे। तो लोगों को पता होता था कि अब क्या डायलॉग आने वाला है। इनफैक्ट लोग पहले से बोल भी देते थे ऑडियंस में, स्पीकर यानी कि एक्टर से बोलने से पहले। तो इस तरीके से देखा कि तुम्हारे प्लेस क्या है, बोरिंग है इस तरीके से, क्योंकि सबको पहले से पता है कि क्या होने वाला है। तो दोस प्लेस आर ट्रांसपेरेंट। तो ये बुराई है एंशियंट्स की, गॉट इट। उसके बाद वो कहते हैं कि एंशियंट जो है वो जो है डिसरिगार्ड करते हैं पोएटिक्स जस्टिस को। क्यों? पोएटिक जस्टिस मतलब क्या, कि जो इंसान बुरा है उसके साथ तो बुरा होना चाहिए ना, और जो इंसान अच्छा है उसके साथ अच्छा होना चाहिए। लेकिन क्या होता है कि कुछ एंशियंट प्लेस में आप देखिए कि कुछ विकेट हीरोज हैं, उन्होंने बहुत बुरा किया लेकिन उनके साथ अच्छा हो गया, ठीक है। और जो बेचारा अच्छा है उनके साथ बुरा हो रहा है। तो ये तो कोई पोएटिक जस्टिस नहीं हुआ। तो इविल कैरेक्टर्स किस तरीके से प्रॉस्पर आप दिखा सकते हो। तो उसने ये पॉइंट आउट किया यूजीनियस ने, ठीक है। ये बोला कि एंशियंट्स लोग जो है वो पोएटिक जस्टिस को डिसरिगार्ड करते हैं, गॉट इट। ओके। तीसरी चीज बताया कि एक्ट्स डिवाइड नहीं होते, ओके। मतलब कि उनके जो प्लेज होते हैं उसमें एक्ट्स नहीं डिवाइड होते हैं। किसी की भी मतलब कोई भी एक्शन के बात दोबारा से कोई और दिखाया जाने लगता है, कि एक सीक्वेंस नहीं पाया जाता है एक्शंस में, गॉट इट। तो ये हो गया किसके व्यूज, यूजीनियस के व्यूज। अब हम बात करते हैं लिसिडियस के व्यूज। तो लिसिडियस क्या करने जा रहा है, ये तो आपने अभी एंशियंट्स ओवर मॉडर्न्स की डिस्कशन कर लिया। अब लिसिडियस और नियांडर आपस में बात करेंगे फ्रेंच और इंग्लिश ड्रामाज पर, गॉट इट। तो लिसिडियस अब बात करने जा रहा है कि किस तरीके से उस जो फ्रेंच राइटर्स हैं वो बेटर हैं, गॉट इट। ही इज गोइंग टू सपोर्ट फ्रेंच ड्रामाज, ओके। ही सेज नंबर 1 पॉइंट, ही सेज कि जो हमारे जो फ्रेंच पोइट्स हैं ना, वो यूनिटीज को फॉलो करते, स्ट्रिक्टली फॉलो करते। फिर वही बात आ गई यूनिटीज की। तो जिस तरीके से क्राइट्स ने एंशियंट्स का फेवर किया, एक तरीके से आप एंशियंट्स की बात करोगे तो फ्रेंच प्लेस को ही आप दिमाग में रखो, क्योंकि एंशियंट्स में ज़्यादातर जो अच्छे आप देखोगे ड्रामाज वगैरह वो फ्रेंच से ही बिलोंग करते हैं। तो आप कॉमन चीज़ देखोगे लिसिडियस के व्यूज़ में और आपके क्राइट्स के व्यूज़ में। तो लिसिडियस ये बोलता है कि जो फ्रेंच पोइट्स है ना, वो क्या करते हैं, स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं यूनिटीज को, ओके। अब यूनिटीज क्या होती है मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ। दूसरी चीज, वो कभी भी ट्रेजेडी और कॉमेडी को मिलाते नहीं है। और उसने ऐसा क्यों बोला, उसने ये बोला कि तुम्हारे जो इंग्लिश के राइटर्स हैं ना, देखो शेक्सपियर को ही देख लो,
वो क्या करता है, ट्रेजेडी और कॉमेडी को मिला देता है, ठीक है। ओके, तो ट्रेजेडी और कॉमेडी को मिलाना नहीं चाहिए, दोनों अलग अलग चीज़ है, ट्रेजेडी अलग होती है, कॉमेडी अलग होती है, किस तरीके से आप मिला सकते हो दोनों को। और हमारे फ्रेंच राइटर्स और पोइट जो है वो ट्रेजेडी कॉमेडी को नहीं मिलाते, बल्कि हिस्ट्री को मिलाते हैं ट्रेजेडी से, जिससे जो हमारे जो प्लेज और ड्रामास होते हैं और इंटरेस्टिंग हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ट्रेजेडी तो उसमें दिखाई जा रहा है, जिससे जो है फियर और पिटी अराउज होगी, साथ साथ हम थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड डालेंगे तो लोगों को कुछ फैक्ट्स भी पता चलेंगे इससे। तो इस तरीके से हमारे जो फ्रेंच प्लेज एंड ड्रामास है वो इंटरेस्टिंग लोगों को और हिस्टोरिकल चीज़ें पता चलती हैं। गॉट इट। उसके बाद उसने बोला कि पोइटिक जस्टिस पाया जाता है हमारे फ्रेंच उसमें, जबकि जो है एंशियंट्स के अंदर नहीं पाया जाता। जैसे कि अभी आपने सुना यूजीनियस ने बुराई करी थी, किसकी? एंशियंट्स की। लेकिन फ्रेंच जो ड्रामाज हैं ये क्या करते हैं, ये पोइटिक जस्टिस को फॉलो करते हैं, मतलब जो बुरा है उसके साथ बुरा ही दिखाते हैं। ओके, आगे बात करते हैं कि फ्रेंच जो प्लेज है ना वो इमोशंस से ज़्यादा इमोशंस को ज़्यादा प्रेफर करते हैं रादर देन प्लॉट को। प्लॉट मीन्स क्या होता है, वही स्टोरी। मतलब देखिए, अब ये इसका मतलब क्या है, ध्यान से समझ। फ्रेंच के जितने भी राइटर्स हैं उन्होंने ये बोला था कि आपको अपने प्लेज में मर्डर सीन्स वगैरह या ऐसे कोई वल्गर सीन्स जिससे ऑडियंस फ्राइटन हो जाए, इरिटेट हो जाए, आपको वो सीन्स नहीं दिखाने चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो फ्रेंच के राइटर्स हैं वो जो है इमोशंस पे ज़्यादा ध्यान देते हैं ऑडियंस के, रादर देन प्लॉट। जबकि इंग्लिश ड्रामाज में क्या होता है कि खून खराबा दिखाया जाता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा मार धाड़ दिखाई जाती है, जिससे जो है ऑडियंस फ्राइटन हो जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से वो बुराई करता है एक तरीके से इंग्लिश की, और अपनी अच्छाई करता है कि हमारे यहाँ इमोशन पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है रैदर देन प्लॉट। और आप लोग अपने प्लॉट को अच्छा करने के लिए, स्टोरी को बढ़िया दिखाने के लिए कुछ भी दिखा देते हो, ठीक है। तो हमको ये देखना चाहिए कि हमें क्या शो करना है, क्या नहीं शो करना है। कुछ चीज़ें वाकई दिखा देनी चाहिए ऑडियंस को, कुछ सिर्फ रिपोर्ट कर देना चाहिए कि खून हो गया, बता देना चाहिए। तो ये मानते थे पहले के फ्रेंच के राइटर्स। तो यही वो बात रख रहा है कि हमारे यहाँ जो है इमोशंस को क्या करते हैं, ज़्यादा प्रेफर करते हैं। आई विश आपको ये बात समझ में आ गई होगी। लास्ट पॉइंट जो कि लिसिडियस ने रखा वो ये कि हमारे जो फ्रेंच राइटर्स हैं ना वो राइम वर्ड्स का यूज़ करते हैं, ठीक है, वो ब्लैंक वर्ड्स का यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है, राइम का यूज़ करते हैं। और राइम वर्ड्स जो होती है ज़्यादा स्वीट होती है, किससे? ब्लैंक वर्ड्स से, ठीक है। तो ये लिसिडियस के पॉइंट्स हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, जो कि जॉन ड्राइडन के व्यूज़ हैं, नियांडर के व्यूज़ हैं, जो कि सपोर्ट कर रहे हैं इंग्लिश ड्रामा को और इंग्लिश ड्रामेटिस्ट को, ठीक है। तो उनका कहना यह है कि जो हमारे इंग्लिश ड्रामेटिस्ट हैं ना, उन्होंने अपने खुद के प्रिंसिपल्स डेवलप करे हैं, ठीक है, जिसकी वजह से एक एक्सीलेंस मिली है हमारे इंग्लिश के ड्रामास को इन कंपैरिजन टू द ग्रीक एंड फ्रेंच ड्रामास की बात किया जाए तो, ठीक है, दोनों से बेहतर हमने हमारे ड्रामास है, क्योंकि हमने कुछ अपने प्रिंसिपल्स डेवलप करे हैं। तो अब वो क्या कर रहा है, इसने भी वही चीज़ें अपनाई कि जो है जैसे कि हमारे इसने यूजीनियस ने करा था। यूजीनियस ने क्या किया था, यूजीनियस मॉडर्न्स के ऊपर तो बोला था, लेकिन एक पॉइंट बोल के ये आगे क्या करने लगा, एंशियंट्स की बुराई करने लगा था यूजीनियस। ओके, सिमिलरली हमारे जो नियांडर है यानी कि जॉन ड्राइडन है, वो भी अब क्या करने जा रहे हैं, ये दोनों चीज़ें बताएंगे, ये मेरिट्स भी बताएंगे और डीमेरिट्स भी बताएंगे। यानी पहले ये बुराई निकालेंगे फ्रेंच थिएटर की कि फ्रेंच थिएटर में क्या क्या चीज़ें, फिर वो अच्छाई अपनी बताएंगे कि इंग्लिश ड्रामाटिस्ट कैसे अच्छे हैं। तो डीमेरिट्स क्या बताई उन्होंने फ्रेंच थिएटर की, वो ये बताई कि भाई जो फ्रेंच ड्रामाज होते हैं ना, ये कभी भी लाइफ को रिप्रेजेंट नहीं करते। गॉट इट। मतलब कि इनका जो प्ले होता है उसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं होता, मतलब कि इंसान अपनी झलक उसमें नहीं देखेगा, ठीक है, यानी ये रियलिस्टिक नहीं होते थे, ठीक है। हमारे जो इंग्लिश ड्रामाज है हम लोग उसमें रियलिटी दिखाते हैं कि जो वाकई होता है, इंसान के जो इमोशंस है हम लोग ज़्यादा अच्छे से प्रेजेंट करते हैं, क्योंकि हम लाइफ को, एवरीडे लाइफ को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, रादर देन वही घिसा पिटा पिछले के मिथ्स को। गॉट इट। ओके, सेकेंड चीज़ उन्होंने बताई कि जो फ्रेंच राइटर्स हैं इनके राइटिंग्स में क्या होता है, इमोशंस और पैशन नहीं पाया जाता। गॉट इट। ओके, हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ की जो ट्रेजेडी और साथ साथ बात करता चल रहा है दोनों चीज़ों की, क्योंकि जो फ्रेंच के राइटर्स हैं ना, इनके
पैशन नहीं पाया जाता, बल्कि हमारे यहाँ की कॉमेडी उठा के देखिए, ट्रेजेडी उठा के देखिए कि जो ट्रेजेडीज है वो उनसे बहुत ही पिटी फियर वाकई अराउज होती है, और अगर कॉमेडी की बात करें वो भी बहुत पावरफुल होती है। तो हमारे यहाँ के इंग्लिश ड्रामाज में इमोशंस और पैशन दोनों पाया जाता है। ओके, थर्ड पॉइंट जो बताया वो ये बताया कि फ्रेंच राइटर्स के जो डायलॉग्स होते हैं बड़े लॉन्ग होते हैं, लंबे चौड़े डायलॉग्स होते हैं, जिससे वहीं के लोगों को पसंद आते होंगे। लेकिन हमारे यहाँ के, अगर हमारे यहाँ इंग्लिश ड्रामाज में इतने बड़े बड़े हम लोग डायलॉग्स लिख देना तो ऑडियंस भाग जाएगी। ठीक है, यानी कि जो इंग्लिश पीपल हैं, जो इंग्लैंड या न्यूजीलैंड के जितने भी लोग हैं जो इंग्लिश ड्रामाज देखते हैं, वो लोग पसंद नहीं करते कि जो है लंबे डायलॉग्स हों। तो उनके हमारे यहाँ के जो डायलॉग्स हैं वो छोटे होते हैं इन कंपैरिजन टू योर फ्रेंच ड्रामाज। गॉट इट। सो ये 3 डीमेरिट्स बताई इन्होंने फ्रेंच थिएटर की, और साथ साथ कंपैरिजन भी करते रहे। अब वो बताएंगे कि हम लोग किस तरीके से बेहतर है। ठीक है, अब वो दिल की भड़ास निकालेंगे जो अभी तक उनके दिल में है। वो सबसे पहले वो बताते हैं कि यस, हम लोग यूनिटीज को नहीं मानते, हम ये एक्सेप्ट करते हैं कि जो हमारे जो इंग्लिश ड्रामाज हैं उसमें यूनिटीज को फॉलो नहीं किया जाता। आप शेक्सपियर को देख लो, शेक्सपियर के कितने ड्रामाज में यूनिटीज को फॉलो ही नहीं किया गया है। एक जगह से दूसरी जगह स्टोरी चल रही है। गॉट इट। एक प्लॉट के अंदर कितने सारे प्लॉट्स हैं, तो उसने यूनिटी ऑफ प्लेस टाइम एक्शन का शेक्सपियर ने कभी भी यूज नहीं किया उन्होंने। ओके, तो ये बोल रहे हैं कि हमने वॉयलेट किया है इस रूल को, हमने इस रूल को तोड़ा है, यूनिटीज को ब्रेक किया है। लेकिन ये भी सुन लो कि हमारे वॉयलेशन ऑफ यूनिटीज से कोई भी हमारे प्लॉट को, हमारी जो मेन स्टोरी है उसको कभी भी हार्म नहीं पहुंचा। यानी हम तो सब प्लॉट्स रखते हैं, यानी हमारी एक स्टोरी में कई सारी जो स्टोरीज होती है ना, वो क्या करती है, हमारी सिंगल स्टोरी को और ज्यादा क्लियर करती, ल्यूसिड करती है। यानी कि बाकी जो सब प्लॉट्स है वो एक मेन प्लॉट को और वेल ऑर्डर्ड कर देती है और लोगों को और अच्छे से समझ में आता है। गॉट इट। इस तरीके से उसने अपनी बात रखी नियांडर ने सबसे पहले कि वॉयलेशन अगर यूनिटीज करने पर अच्छा हो रहा है, हमारी ड्रामास बेहतर दिख रहे हैं, तो क्यों नहीं हम वॉयलेट करें। गॉट इट। तो इस तरीके से उसने सपोर्ट किया कि वॉयलेशन ऑफ यूनिटीज का जो बार बार तुम बोल रहे हो वो हमारे यहाँ इससे और अच्छी हो जाती हैं स्टोरीज। गॉट इट। ओके, उसके बाद क्योंकि सीडीएस ने मजाक उड़ाया था कि तुम्हारे यहाँ ट्रेजिक कॉमेडी दोनों को मिला दिया जाता है, जो कि बकवास होता है। तो अब ये जो नियांडर है ये सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, आपको पता होना चाहिए शेक्सपियर ने सबसे पहले क्या किया था, ट्रेजेडी और कॉमेडी को मिक्स किया था, तो ट्रेजिक कॉमेडी कहलाई थी वो। ठीक है, कि उसमें कुछ कुछ रोना धोना भी है और हंसी भी है। ठीक है, तो ट्रेजिक कॉमेडी को उसने सपोर्ट किया नियांडर ने, जॉन ड्राइडन ने बोला कि ट्रेजिक कॉमेडी इज गुड। ओके, बिकॉज समटाइम्स इट हैपेंस कि हम लोग अनप्लेजेंट सीन्स को देखते देखते हमारा दिल चाहता है कि हम प्लेजेंट सीन्स को भी देखें, और इट्स वेरी जेन्युइन, इट्स वेरी ओरिजिनल कि अगर हम अनप्लेजेंट को देखें कुछ सीन्स को और उसके फौरन बाद अगर हमको थोड़ा सा प्लेजेंट सीन्स दिखाई दे जाते हैं तो इट्स नेचुरल, इसमें कोई बुराई नहीं है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हमारे डेली लाइफ में भी हमारे साथ ऐसे ही होता है कि हम बहुत ज़्यादा जब थक जाते हैं, बहुत ज़्यादा जब दुखी हो जाते हैं, तो वी नीड समथिंग टू चेयर अप। ओके, तो इसलिए ट्रेजिक कॉमेडी बेकार नहीं है, ट्रेजिक कॉमेडी इनफैक्ट बहुत अच्छी है, क्योंकि ये इमोशंस का क्या करती है, बैलेंस बना के चलती है। बट जिस तरीके से अनप्लेजेंट चीज को देखते देखते इंसान बोर होके प्लेजेंट चीज को पाना चाहता है, उसी तरीके से हम लोग ने ये आइडिया अपनाया है कि हम लोग ट्रेजिक कॉमेडी पे लिखते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा मैं एक और बात बता दूं आपको, आपने देखा होगा साउथ की जितनी भी मूवीज होती है, अगर आप टीवी में देखो तो साउथ की जितनी पिक्चर्स होती, फिल्म्स होती हैं, वो कितनी अच्छी होती हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग एक अच्छी स्टोरी लेते हैं और वो ट्रेजिक कॉमेडी पे बेस्ड होती है। आपने देखा होगा साउथ की फिल्म्स में मार धाड़ भी दिखेगी आपको, हंसी भी बहुत दिखेगी आपको, और ट्रेजेडी भी दिखती है, लोग मरते भी हैं। अगर आप भूत वाली पिक्चर्स की बात करो, ठीक है, तो हॉरर मूवीज में भी आप कॉमेडी जरूर देखते हो साउथ की मूवीज में। तो साउथ मूवीज की अगर हम एग्जांपल ले तो वो ट्रेजिक कॉमेडी ज्यादा बनाते हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ बात कर रही हूँ ट्रेजिक कॉमेडी, जिसको जॉन ड्राइडन सपोर्ट कर रहे हैं, और इस तरीके से वो बताते हैं कि हम इनफैक्ट जो इंग्लिश ड्रामाज ने और ऊपर उठ गया है ट्रेजिक कॉमेडी को डेवलप करके फ्रेंच ड्रामाज से। ठीक है, हम लोग और नीचे नहीं है फ्रेंच ड्रामाज से, हम ऊपर उठ गए हैं क्योंकि हमने एक नया जॉनरा एस्टैब्लिश किया। नाउ वी विल कवर द थर्ड पॉइंट ऑफ जॉन ड्राइडन एज एन नियांडर, कि उन्होंने ये बोला कि जो कंट्रीज जो है अलग अलग, उनका जो टेस्ट है वो अलग अलग होता है। ठीक है,
फ्रेंच के जो ऑडियंस है उनको मार धाड़ नहीं पसंद है, वो वॉयलेंस को पसंद नहीं करते हैं, दे आर सॉफ्ट हार्टेड, ओके, उनका दिल कमज़ोर है, वो नहीं देख सकते हैं। और हमारे जो इंग्लिश के लोग हैं उनको वॉयलेंस पसंद है, ओके, वो नहीं डरते हैं। इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, अपने ड्रामास में वॉयलेंस को प्रेजेंट करते हैं। तो इट्स नॉट बैड थिंग, ठीक है, टू शो वॉयलेंस, टू शो अनप्लेजेंट सीन्स ऑन द स्टेज, ओके, सो वी आर ओके विद दिस। आप क्या नहीं सुटेबल होगा, बट हमारे इंग्लिश ड्रामास में ऐसा कुछ नहीं है कि अगर हम वॉयलेंस दिखाएंगे तो हमारी ऑडियंस फ्राइटन हो जाएगी। एंड सेकेंडली ही टोल्ड कि आपके यहाँ ये चलता होगा कि एक प्ले में ज़्यादा लोग नहीं होना चाहिए। देखिए हमने आप फिर बता दूं, जो फ्रेंच का जो तरीका है लिखने का, वो लोग कहते हैं कि ज़्यादा कैरेक्टर्स नहीं होना चाहिए एक प्ले में। तो उसी बात को जवाब दे रहे हैं जॉन ड्राइडन, कह रहे हैं कि आप क्या माना जाता होगा कि ज़्यादा कैरेक्टर्स से जो है अच्छा नहीं लगता है प्ले देखने में। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, हमारे इंग्लिश के पीपल एक प्ले में कई सारे कैरेक्टर्स को देखना पसंद करते हैं। तो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स जो हम लोग बढ़ाते हैं और जो वॉयलेंट सीन्स दिखाते हैं, इट इज़ सुटेबल टू अस, इट्स ओके विद अस, ओके। सो इंग्लैंड और ब्रिटेन के लोग देखना पसंद करते हैं इन चीज़ों को। Another important topic that I'm going to cover here is what are the views about rhyme according to नियांडर, दैट इज जॉन ड्राइडन। तो जॉन ड्राइडन ने राइम के बारे में क्या बोला है, तो राइम को अच्छा दिखाने के लिए इन कंपैरिजन टू ब्लैंक वर्ड्स इन्होंने मदद ली है क्राइट्स की। यानी क्राइट्स और नियांडर दोनों के बीच डायलॉग्स जो यूज हुए हैं, इससे प्रूव किया है उन्होंने कि किस तरीके से राइम वर्ड्स अच्छी होती है इन कंपैरिजन टू ब्लैंक वर्ड्स। क्राइट्स का मानना है कि राइम अगर आप यूज़ करते हो ट्रेजेडी में तो वो अननेचुरल सा लगता है। क्यों अननेचुरल लगता है? क्योंकि हम अपने डेली लाइफ में, क्योंकि ट्रेजेडी में आप डे टू डे लाइफ को रिप्रेजेंट करते हो, तो डे टू डे लाइफ में हम लोग क्या राइम में बात करते हैं, क्या कुछ ऐसे वर्ड चूज करते हैं जो राइमिंग होते हैं? नहीं, तो हम लोग सीधा सीधा बोलते हैं। तो वही कहने का मतलब है उसका कि भाई हम जब सीधा सीधा बोलते हैं तो आपको ट्रेजेडी में ब्लैंक वर्ड्स चूज करना चाहिए, ना कि राइम। तो नियांडर इस चीज़ को डिफेंड करता है, इस चीज़ को कैसे सपोर्ट करता है, कैसे बचाता है। कहता है कि ठीक है, अच्छा तुम कह रहे हो कि नेचुरल तरीका होना चाहिए, अननेचुरल वे है राइम। तो मेरा कहने का मतलब है कि जो नेचुरल वर्ड्स हम यूज़ करेंगे डे टू डे लाइफ दिखाने के लिए, तो वो नेचुरल वर्ड्स को अगर हम नेचुरल ऑर्डरली उसको कुछ सजा दे थोड़ा सा, तो उसमें कोई बुराई तो है नहीं। तो नेचुरल वर्ड्स को नेचुरली अगर हम ऑर्नामेंटल तरीके से शो करेंगे तो इट विल अपीयर स्वीटर, ओके। तो इस तरीके से डिफेंड किया। दूसरा बात फ्राइट्स ने बोला कि जो ब्लैंक वर्ड्स इसलिए यूज करना चाहिए क्योंकि ये जो है वो प्रोज के क्या है, इक्वल है। गॉट इट। पहला पॉइंट ये बताया कि डे टू डे लाइफ में वो अननेचुरल लगता है राइम का यूज किया जाना, इसलिए राइम नहीं यूज करना चाहिए। दूसरा पॉइंट फ्राइट्स ये बोल रहा है राइम को नीचा करने के लिए, ये बोल रहा है कि जो ब्लैंक वर्ड्स है वो नियरली इक्वल होती है प्रोज के, और प्रोज के जरिए ही हम क्या करते हैं, कुछ नैरेटिव चीज दिखाते हैं, ठीक है। तो ट्रेजेडी हालांकि आप पोइट्री फॉर्म में लिख रहे हो, लेकिन है तो ये डे टू डे लाइफ प्रेजेंटेशन। तो आपको क्या करना चाहिए, ब्लैंक वर्ड्स का यूज करना चाहिए, क्योंकि ये प्रोज के ज्यादा इक्वल होती है, इस वजह से हमें यूज करना चाहिए ट्रेजेडी में इसका। लेकिन अब कैसे जॉन ड्राइडन इसको एक सॉलिड पॉइंट से इसकी बात को खत्म करेंगे। वो कहेंगे कि ब्लैंक वर्ड्स तुम बात कर रहे हो अगर, तो ब्लैंक वर्ड्स तुम्हारा जो है कोई पोइट्री के लिए नहीं यूज की जाती है एक तरीके से। तो ब्लैंक वर्ड्स द पोइटिक प्रोज मेनली, जो अगर आप पोइट्री का आनंद उठाना चाहते हो तो वो राइमिंग वर्ड्स में ही दिखता है, ठीक है। पोइटिक प्रोज कुछ भी नहीं है कि आपने प्रोज में थोड़ी सी पोइट्री डाल दी तो वो पोइट्री प्रोज बन गया। लेकिन अगर आपको पोइट्री में जान देखनी है, उसका प्लेजर फील करना है, तो वो राइमिंग में ही आएगा, ओके। तो सेकेंड पॉइंट उसने इस तरीके से डिपेंड किया। आगे क्राइट्स कहते हैं कि ब्लैंक वर्ड्स को यूज करना चाहिए, राइम को नहीं यूज करना चाहिए, क्योंकि किसी भी ग्रेट ड्रामेटिस्ट ने राइम को नहीं यूज किया है, जनरली ब्लैंक वर्ड्स को यूज किया है। तो नियांडर यहाँ पे डिफेंड करते हैं इस बात को, कहते हैं कि भाई तुम मुझे किसी भी अच्छे नेशन की बात करो, मैं तुमको दिखाऊंगा कि कहाँ कहाँ कैसे लोगों ने अच्छे लोगों ने, मतलब बड़े राइटर्स ने, ग्रेट ड्रामेटिस्ट ने राइम का ही यूज किया है। तो जनरली और अच्छे लोगों ने जो है वो राइम का ही यूज किया है रादर देन ब्लैंक वर्ड्स। तो इस तरीके से दोनों में डिस्कशन होता है, ब्लैंक वर्ड्स वर्सेस राइम। लास्ट क्वेश्चन दैट कैन बी आस्क्ड एज अ सब्जेक्टिव फ्रॉम दिस essay, राइट ड्राइडन्स क्रिटिसिज्म अबाउट चॉसर। तो
ये थर्ड पेपर के भी जो क्वेश्चन है कवर हो जा रहे हैं, फोर्थ पेपर के भी। फोर्थ पेपर में पूछा जाता है, सब जनरली चीज़ें पूछी जाती हैं कि ड्राइडन ने चौसर के बारे में क्या क्रिटिसिज्म लिखा है, ठीक है। तो जनरल क्वेश्चन भी कवर हो रहे हैं फोर्थ पेपर के। ओके, तो देखिए, तो ड्राइडन ने क्या बोला है इसी ऐसे में, अपने ड्रामेटिक पोएट्री में चौसर के बारे में भी कुछ लिखा है। सबसे पहले वो बोलते हैं कि भाई चौसर के अंदर ना हम लोग पोइट्री की इन्फेंसी देखते हैं। अब बोलोगे ये इन्फेंसी का मतलब क्या है? इन्फेंसी वर्ड बना है इन्फेंट से। इन्फेंट क्या होता है? बच्चा। ओके, तो वेनेवर अ चाइल्ड इज बोर्न, जब जन्म होता है ना उसका, तो उसको बोलते हैं इन्फेंट। ओके, तो एक तरीके से हम जो चौसर थे उन्होंने सबसे पहले उन्होंने इंग्लिश के पोएम्स लिखना स्टार्ट करी थी, तो वो एक तरीके के बच्चे थे। बच्चे का मतलब है कि उन्होंने पोइट्री को जन्म दिया है। गॉट इट? ओके, तो अब जब वो इन्फेंसी ऑफ पोइट्री में थे तो हम उनसे कैसे एक्सपेक्ट करें कि वो बिल्कुल परफेक्ट पोइट्री लिख के दिखा दें? आपको सोचो, हम लोग के पास अब स्मार्टफोन्स है, हम लोग के पास पहले डिब्बे वाले मोबाइल होते थे। जब कोई भी नई चीज़ डेवलप होती है तो क्या बहुत अच्छी हो जाती है पहले से ही? नहीं, हम लोग धीरे धीरे करके उसको सजाते हैं और बेहतर बनाते हैं। नहीं, हमको वी कैन नॉट एक्सपेक्ट परफेक्शन फ्रॉम चौसर। सो इस तरीके से उन्होंने कितनी अच्छी बात बोली चौसर के लिए जॉन ड्राइडन ने। एंड चौसर को एडमायर करते हुए उन्होंने एक मैसेज भी दिया ऑल क्रिटिक्स को कि क्रिटिसिज्म का मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ एक को क्रिटिसाइज करो, इसका मतलब होता है कि आप इवेल्युएट कर रहे हो, एनालाइज कर रहे हो, तो उसमें आपको कुछ पॉजिटिव चीज़ें दिखेंगी और कुछ नेगेटिव चीज़ें भी दिखेंगी। अब ऐसा नहीं कि कोई इंसान पॉजिटिव ही पॉजिटिव सारे पॉइंट्स उसके अंदर है लिखने के, बहुत अच्छा लिखता है, कुछ भी गड़बड़ नहीं है। ओके, तो इस तरीके से उन्होंने बोला कि कई सारे लोग हैं बहुत ही परफेक्ट पाए गए, लेकिन उनके लिखने में भी कई सारा फ्लॉस पाए गए हैं। तो सबके अंदर पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों ही व्यूज देखे गए हैं उनके वर्क्स पे। आगे वो बात करते हैं कि चौसर के लैंग्वेज और वर्सिफिकेशन की बात करें तो उन्होंने बहुत अच्छा लिखा है। कई सारे आप कैंटरबरी टेल्स को देख लीजिए, जॉन ड्राइडन ने इसके बारे में बोला है अपने इस ऐसे में कि उन्होंने इतने अच्छे कैरेक्टर्स लिए हैं। जॉन ड्राइडन ने एक बात बोली है कि हेयर इज गॉड्स प्लेंटी, ये बहुत फेमस लाइन है, इसको नोट कर लीजिएगा। हेयर इज गॉड्स प्लेंटी, ये जॉन ड्राइडन ने ही बोला है कैंटरबरी टेल्स के लिए। मतलब कि आप इसमें गॉड ने जितने भी कैरेक्टर्स, जितनी चीज़ें बनाई हैं वो आप कैंटरबरी टेल्स में आराम से देख सकते हो। गॉट इट? तो ये चौसर के लिए उन्होंने बोला, ठीक है। लेकिन साथ साथ ये भी बोला कि लैंग्वेज और वर्सिफिकेशन में वो एक डायमंड तो थे, लेकिन वो किस तरीके के डायमंड थे? रफ डायमंड थे, जो कि पॉलिश नहीं हुए थे। पॉलिश क्यों नहीं थे? क्योंकि भाई उनसे पहले किसी ने लिखा ही नहीं। ओके, तो नई नई चीज़ कोई बनाएगा तो थोड़ा हल्का फुल्का ही बनाता है। ओके, फिर भी वो हमारे क्या कहे जाते हैं? फादर कहे जाते हैं चौसर इंग्लिश के। गॉट इट? आगे बढ़ते हैं हम लोग कि एक और लास्ट पॉइंट जिन्होंने जहाँ पे उन्होंने ख़त्म किया है अपने ऐसे को, इन्होंने शेक्सपियर और जॉनसन को कंपेयर किया है। गॉट इट? तो बड़ा सा डिस्कशन है, लेकिन समरी वाइज आप सुन लीजिए। शेक्सपियर को इन्होंने बोला है होमर और बेन जॉनसन को इन्होंने बोला है वर्जिल। अब आप खुद सोचो, जब ये होमर और वर्जिल को मैच कर रहे हैं तो इसका मतलब जॉन ड्राइडन का आप माइंड सोचो कि इन्होंने 4 कैरेक्टर्स को कितना एनालाइज किया होगा। यानी शेक्सपियर को तो एनालाइज किया, बेन जॉनसन को तो किया, होमर और वर्जिल को भी किया, तभी तो ये मैच कर रहे हैं कि कह रहे हैं कि शेक्सपियर क्या है? होमर है। यानी कि होमर को जो पूरा एनालाइज किया, उनके वर्क्स को, उनके कैरेक्टरिस्टिक को, उनके क्वालिटी को, राइटिंग क्वालिटी को, उनके स्टाइल को, तो वो कंपेयर करके बता रहे हैं कि जिस तरीके से शेक्सपियर के अंदर चीज़ें देखने को मिलती है वो हमें होमर के अंदर देखती है, या वर्जिल के अंदर जो चीज़ें देखने को मिलती है वो हमें बेन जॉनसन के। तो कितना अच्छा उनका एनालिसिस था जॉन ड्राइडन का। ऐसे ही नहीं, वो फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म कहलाए जाते हैं। तो इतना सारा उन्होंने हम लोगों को अच्छे अच्छे पॉइंट्स दिए हैं। आगे वो बात करते हैं कि शेक्सपियर के जितने भी प्लेज हैं वो वाकई यूनिटीज़ को फॉलो नहीं करते, ये बात बिल्कुल सच है। ठीक है, एक प्लॉट में कई सारे प्लॉट्स होते हैं उनके, लेकिन उनके जो ड्रामाज हैं वो फैंसी और स्पिरिट में वाकई बहुत अच्छे हैं। और ये बेन जॉनसन का इन्होंने साइलेंट वुमेन करके एक राइटिंग है उनका वर्क है साइलेंट वुमेन बेन जॉनसन का। इस पे उन्होंने एनालाइज किया, इसको बहुत अच्छे से देखा, पूरा पढ़ा और बोला कि जॉनसन के ये है वर्क है, इसने पूरे यूनिटीज़ को फॉलो किया है। गॉट इट? और ये बिल्कुल फॉल्टलेस है, इसमें कोई भी गलती नहीं है। तो इस तरीके से उन्होंने बेन जॉनसन के वर्क को पर्सनली क्या किया? पूरा एनालाइज किया। तो
यहाँ से एक और नया चीज़ उन्होंने डेवलप किया जिसको कहा जाता है प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म। उनके इस ऐसे से एक और नई चीज़ सामने आई, वो है प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म। यानी पहली बार किसी इंसान ने डायरेक्टली नहीं लिख दिया कि ऐसे लिखना चाहिए वैसे लिखना चाहिए, इन्होंने खुद किसी एक वर्क को एनालाइज किया और उसके बेसिस पे उसको क्रिटिसाइज किया। दोनों का कंपैरिजन करने के बाद इतना अच्छा लाइन उन्होंने बोला कि आई एडमायर बेन जॉनसन बट आई लव शेक्सपियर। जनरली इट हैपन्स कि वी लाइक लॉट्स ऑफ थिंग्स बट वी हैव अटैचमेंट, वी हैव अ स्पेशल अटैचमेंट टू समवन स्पेशल। तो सिमिलरली फॉर जॉन ड्राइडन ही हैज़ लव फॉर शेक्सपियर, मतलब वो शेक्सपियर को ज़्यादा पसंद करते थे इन कंपैरिजन टू बेन जॉनसन। ऐसा नहीं है कि बेन जॉनसन को नहीं करते थे, उनको भी करते थे। इस वीडियो को प्लीज़ शेयर ज़रूर करिए उन बच्चों को जो वाकई इंग्लिश लिटरेचर से कुछ ना कुछ कर रहे हैं, क्योंकि एक एक आपका शेयर करना किसी एक ऐसे इंसान को जो वाकई नोट्स बनाना चाह रहा हो लेकिन इतना सर्च मार रहा है, इसको नहीं अवेलेबल हो रहे हैं लाइन से, कायदे से इतना सारा कंटेंट मिल जाता है, इसको समझ में नहीं आता कैसे कवर करना है, और इंग्लिश के वर्ड्स होते हैं नहीं समझ में आते हैं। तो मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, प्लीज़ शेयर जरूर करिए, भले ही सब्सक्राइब मत करो। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग।